हेलो, गुड इवनिंग। तो जैसा मैंने बोला था कि एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका एक छोटा सा पार्ट पहले बना दिया था। अभी इस बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का ये दूसरा पार्ट है। इसमें इस पूरी सीरीज़ में कि मैं क्या क्या कवर करने जा रहा हूँ, पूरी सीरीज़ में क्या क्या कवर करने जा रहा हूँ, उस सब को एक बार बताना चाह रहा हूँ। पूरी सीरीज़ में क्या क्या कवर करने जा रहा हूँ ये बताने का फ़ायदा ये है कि ये वीडियो देख के आपको पता चल जाएगा कि क्या ये सीरीज़ पूरी हमें देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, है ना। इसमें आपको कंटेंट पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये सब चीज़ें मेरे लिए यूज़फुल है या नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स हर किसी के लिए यूज़फुल है, नो डाउट। बट हाँ, इससे आपको एक ब्रीफ आइडिया लग जाएगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप इस कंटेंट को देख के समझ जाएंगे कि ये सीरीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स में एक 4 लॉज है। पहला लॉ फर्स्ट लॉ नहीं बोलते, पहले लॉ को जीरोथ लॉ बोलते हैं। मैंने बोला ना, थर्मोडायनेमिक्स बहुत मज़ेदार चीज़ है। जितना उसमें डीप में घुसोगे उतना इन्जॉय आएगा, इन्जॉय करोगे, है ना। हर चीज़ में उसकी मज़ा है। तो वो जीरोथ लॉ से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने भी अपने कंटेंट को 1 से स्टार्ट नहीं किया, 0 से स्टार्ट किया, इसी वजह से। तो जीरोथ वाला कंटेंट है मेरा कि पहले मैं एक इंट्रोडक्शन दूंगा, और वो इंट्रोडक्शन, लेट मी टेल यू, कि वही इंट्रोडक्शन सबसे लाइटली लेते हैं हम कि इसमें क्या है। जैसे इसमें आप इंट्रोडक्शन में देखेंगे डेफिनेशन ऑफ ए सिस्टम, मैंने कुछ कीवर्ड बताए थे पिछली वीडियो में कि वही कीवर्ड आते हैं बार बार। डेफिनेशन ऑफ सिस्टम, मैं आपको एक फॉर्मल डेफिनेशन दूंगा, हर बुक में लिखी हुई है, कोई भी बुक उठाओ सब में है। इतनी आसान सी डेफिनेशन पढ़ के हर कोई सोचता है इसमें क्या है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, दिस वर्ड इज द मोस्ट, ध्यान दीजिए, मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। ये एक वर्ड कॉल्ड सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। इसकी डेफिनेशन आसान है, हर बुक में मिल जाएगी, गूगल पे सर्च कर लो मिल जाएगी। लेकिन जिस दिन आपको उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी कि सिस्टम कितना इम्पोर्टेंट है क्या, उसी दिन से आपको थर्मोडायनेमिक्स आसान लगने शुरू हो जाएगी। अगर इसको आप सिर्फ एक डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे और एक सिर्फ डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ के छोड़ देंगे तो ये आपके लिए उतना काम का नहीं है। आप जाके एग्जाम में लिख सकते हैं, पास हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं सब्जेक्ट को, तो इसकी डेफिनेशन न सिर्फ पढ़ो बल्कि समझो, वो मैं डिस्कस करूँगी। सो डेफिनेशन ऑफ द सिस्टम, जब सिस्टम बताते हैं उसी टाइम पे सराउंडिंग का भी डेफिनेशन बताते हैं, है ना। सिस्टम के साथ साथ पता चल जाता है वो सब चीज़ें। धीरे धीरे जैसे हम सब्जेक्ट शुरू होगा, सब्जेक्ट मूव होगा, धीरे धीरे ये पर्दा हटता रहेगा, चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती रहेगी। तो सिस्टम, सराउंडिंग, फिर आती थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज जिनकी हेल्प से हम एनालिसिस करते हैं। हमारी थर्मोडाइनमिक्स चल रही है जिनके बेस पे, है ना, पिलर्स हैं। तो वो थर्मोडाइनमिक्स प्रॉपर्टी एक्चुअल में क्या होती है, कितने तरीके की होती है, वो सब उसमें देखा जाता है। और देन टेम्परेचर, टेम्परेचर आप सभी को पता है, कोई चीज़ कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, किसका तापमान ज़्यादा है, किसका तापमान कम है, टेम्परेचर कम ज़्यादा है, पता है। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आती है इसके साथ ही। और यहाँ पे थर्मोडाइनमिक्स का जीरोथ लॉ, एक्चुअली ये जीरोथ लॉ टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, इसलिए टेम्परेचर बताना जरूरी है। उसके बाद आता है थर्मोडाइनमिक स्टेट। ये एक एक वर्ड, एक एक डेफिनेशन है, लेकिन बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट भी है। तो इसको सिर्फ वर्ड समझ के नहीं छोड़ना, हर वर्ड को एक कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो गया, उसके बाद पूरी थर्मोडाइनमिक्स, इसका पूरे का एक फोटो, चाहे तो आप एक बार में फोटो लेके स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, आपके पास ये सुविधा है। एक बार में पूरा स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो आराम से कि क्या है। ये पूरी थर्मोडाइनमिक्स है, ये और वो जो हम करने जा रहे हैं। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, अपना टाइम सेव कर सकते हो। बाकी मेरे साथ अगर थोड़ा इंटरेक्ट करना है तो मैं इसको पूरे को बताने वाला हूँ। तो ये पूरी थर्मोडायनामिक्स, अगर ये कीवर्ड्स आपको पता है तो ये पूरी थर्मोडायनामिक्स आपके लिए बहुत मजेदार है, आसान नहीं मजेदार है। फिर उसके बाद आता है थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम। जितने भी हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारी, लेकिन मोस्ट ज़्यादातर पोर्शन उसका, मैक्सिमम पोर्शन
हम इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे, है ना, हम इक्विलिब्रियम में ही पढ़ेंगे। जब इक्विलिब्रियम में नहीं होते तो वो बहुत एडवांस लेवल पे पढ़ी जाती है। हमारे लेवल पे ऑलमोस्ट सारी थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में पढ़ाई जाएगी। होता क्या है, जब पढ़ेंगे सब बताऊंगा। देन थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट ऑफ एनर्जी, एनर्जी आप सभी को पता है, लेकिन थर्मोडायनामिकली हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे रिलेट करते हैं, वो भी एक मज़ेदार चीज़ होने वाली है। मोड्स ऑफ वर्क, काम आप सभी करते हैं, मैं भी एक काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करते हैं। और हीट ट्रांसफ़र डेली होता है, हम खाना बना रहे हैं, पानी गर्म कर रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, ठंड से बचने के लिए हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। इनके डिफरेंट डिफरेंट मोड्स हैं, जब पढ़ेंगे बहुत मजा आएगा। देन उसके बाद आता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको देखेंगे कि ये क्या है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स साइक्लिक प्रोसेस में और नॉन साइक्लिक प्रोसेस में। साइक्लिक नॉन साइक्लिक कैसे होता है आपको सुन के समझ में आ रहा होगा, बट जब पढ़ेंगे तब डिटेल में पता चलेगा। उसके बाद हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। देखो ये सिस्टम बार बार आएगा, तो कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी समझेंगे हम। इंटरनल एनर्जी मतलब उसके इंटरमोलिकुलर एनर्जी, उसको समझेंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप मेरे ख्याल से 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिंपल सिस्टम के लिए। ये सब सिस्टम के लिए वैलिड होती है, लेकिन हमारा एनालिसिस हमारे लेवल पे भी सिंपल सिस्टम के लिए, उन सिंपल में भी कंप्रेसिबल सिस्टम, कंप्रेसिबल जैसे गैसेस होते हैं उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, और क्लोज सिस्टम के लिए। तो पहले अभी इसका हम एनालिसिस करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सिंपल, कंप्रेसिबल, क्लोज सिस्टम। उसके बाद हम एक नया वर्ड डिफाइन करेंगे, एंथैल्पी। इसको डिफाइन करने की जरूरत क्या पड़ी वो बताएंगे, बहुत मज़ेदार किस्सा है उसका भी। और स्पेसिफिक हीट, ये भी आप मेरे ख्याल से एटलीस्ट 9-10 से तो पढ़ते आ ही रहे होंगे। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सीपी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीवी, इनका रेशियो, डिफरेंस एंड ऑल। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर ओपन सिस्टम। सो ये क्लोज, अभी बताया था ना सिस्टम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये क्लोज सिस्टम और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओपन सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम क्या होते हैं ये आपको सुन के पता चल रहा होगा, लेकिन जब पढ़ेंगे तो इसमें और मजा आएगा। और कंट्रोल, ओपन सिस्टम को कंट्रोल वॉल्यूम भी बोलते हैं, क्लोज सिस्टम को कंट्रोल मास भी बोलते हैं, ये पढ़ेंगे, बहुत मज़ेदार चीज़ें। उसके बाद है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसको देखेंगे। इसका फॉर्मल स्टेटमेंट यानी कि इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, एक्चुअली स्टेटमेंट्स हैं, दो स्टेटमेंट वो देखेंगे। और डायरेक्शनल कंस्ट्रेंट देखेंगे कि कुछ प्रोसेस केवल एक ही डायरेक्शन में पॉसिबल हैं, हर डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है, वो क्या है वो देखेंगे। ऑन नेचुरल प्रोसेस, कुछ नेचुरल प्रोसेस, ह्यूमन तो उसको हर डायरेक्शन में पॉसिबल कर सकता है, लेकिन नेचुरली उनके पास ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट है, वो क्या है वो देखेंगे। और कंसेप्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसका कंसेप्ट क्या है वो समझेंगे। देन कार्नोट्स प्रिंसिपल, कार्नोट भी हमारी थर्मोडायनामिक्स में क्या पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कार्नोट का, तो उसके प्रिंसिपल्स को समझेंगे। देन एब्सोल्यूट थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर स्केल हमारे पास है, लाइक हम डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, तो वो एक स्केल है। हम बता रहे हैं अभी 30 डिग्री टेम्परेचर है, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो एक स्केल है। 30 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, तो वो एक स्केल है, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है। तो एब्सोल्यूट स्केल कौन सा होता है उसको देखेंगे, कैसे डिफाइन किया जाता है। और यहीं पे थर्ड लॉ, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देन जब ये थर्मोडायनेमिक्स स्केल आता है उसके बाद ही थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स को हम यहीं पे डिफाइन कर सकते हैं, यहीं से उसकी एक्चुअली ओरिजिनेशन होता है उसका। उसके बाद क्लोजियस इनइक्वालिटी क्या है, ये पॉसिबिलिटी को बताती है कि कौन से प्रोसेस पॉसिबल हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते, उनको समझेंगे। एंड देन वन मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है एंट्रोपी का, ये मैंने कुछ कीवर्ड्स में इसका नाम लिया था एंट्रोपी का, तो इसको देखेंगे। एंट्रोपी बैलेंस ओपन और क्लोज सिस्टम के लिए, जैसे एनर्जी का बैलेंस होता है, मास बैलेंस, बैलेंस एक तरीके से कंजर्वेशन करते हैं, है ना। अगर कोई चीज़ कंजर्व है तो वो बैलेंस रहेगी पूरे तरीके से, कंजर्व नहीं है तो कुछ या तो पैदा होगा या तो कुछ उसमें से डिप्लीट होगा, तो वो उसके बैलेंस में हम देखते हैं उस टाइम पे। दैट प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज इन एंट्रोपी, ऐसा आपने सुना भी होगा कि जो यूनिवर्स है उसकी एंट्रोपी धीरे धीरे इंक्रीज, ऑलवेज इंक्रीज हो रही है, तो उस प्रिंसिपल को देखेंगे क्या है एंट्रोपी। एंड एंट्रोपी जनरेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
देन उसके बाद हम आएंगे अवेलेबिलिटी में। ये मैंने थोड़ा सा बताया था कि जैसे मान लो हमारे पास 100 रुपये हैं, बट 80 रुपये तो हमने उधार ले रखे हैं, तो उनको तो हम खर्च नहीं करना चाहेंगे। जो 20 रुपये हमारे अपने हैं उनको फ्रीली खर्च कर सकते हैं। तो एक्चुअल में मेरी जेब में 100 रुपये हैं, बट मैं खर्च 20 ही कर सकता हूँ। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे अवेलेबिलिटी दिखाती है कि अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है। ये किसी साइकिल में, यहाँ पे अवेलेबिलिटी रेफर टू साइकिल, इसकी डेफिनेशन ऑफ अवेलेबिलिटी फंक्शन। फिर हम क्या करते हैं, इस अवेलेबिलिटी को एनालिसिस करने के लिए एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसको अवेलेबिलिटी फंक्शन बोलते हैं। ये ओपन और क्लोज सिस्टम दोनों के लिए डिफाइन करेंगे, एनालिसिस हमारा इजी हो जाता है। हमें हर बार सारी चीज़ें नहीं सोचनी होती, सिर्फ एक फंक्शन को सोचेंगे, वो फंक्शन अगर सही है तो मतलब हमारा एनालिसिस सही है। उसके बाद अवेलेबिलिटी बैलेंस फॉर, ऐसे ही जैसे एनर्जी बैलेंस था, एंट्रोपी बैलेंस था, ऐसे ही अवेलेबिलिटी बैलेंस देखेंगे फिर अगेन दोनों सिस्टम के लिए, क्लोज और ओपन सिस्टम बार बार आएगा। अवेलेबिलिटी के साथ साथ ही कॉन्सेप्ट आता है इरिवर्सिबिलिटी का, यानी कि कोई चीज़ कोई एफिशिएंट नहीं है तो वो जो इनएफिशिएंसी है वो कितनी है उसको देखने के लिए इरिवर्सिबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। जब ये इरिवर्सिबिलिटी आता है तब आपको पता चलेगा कि अभी तक जो कुछ भी पढ़ा हमने थर्मोडायनेमिक्स में वो क्यों पढ़ा। हम एक्चुअल में पूरी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद कंक्लूड यहाँ पे आके होते हैं कि हमें लगता है कि इससे पहले की थर्मोडायनेमिक्स हमने सिर्फ इसको समझने के लिए पढ़ी है। उसके बाद सेकंड लॉ एफिशिएंसी देखेंगे। एफिशिएंसी की एक दूसरी डेफिनेशन आती है, आपको पता चलता है कि हाँ जो हम एफिशिएंसी चिल्लाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, उसमें एक लॉजिकल प्रॉब्लम है, वो लॉजिकल प्रॉब्लम को देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद सिंपल से टॉपिक है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी रिलेशंस। थर्मोडायनेमिक्स की जो डिफरेंट प्रॉपर्टी हैं जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, एंट्रोपी, टेम्परेचर, प्रेशर, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इनमें से कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम एक्चुअल में कोई गेज लेंगे उससे मेजर कर सकते हैं, बट कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनको मेजर नहीं कर सकते, तो उनको कैसे फाइंड आउट करें। तो ये मैक्सवेल जी ने कुछ रिलेशंस दिए, कुछ इक्वेशंस दी, उन इक्वेशंस की हेल्प से हम वो प्रॉपर्टीज फाइंड आउट कर सकते हैं जिनको मेजर नहीं कर सकते। तो ये इसका फायदा है, तो ये देखेंगे इसमें। ऐसे भी प्रॉपर्टी, पहले हम प्योर सब्सटेंस देखेंगे कि प्योर सब्सटेंस कहते किसे हैं, होते क्या हैं, और फिर उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। फेज इक्विलिब्रियम, फेज जैसे कि सॉलिड फेज, लिक्विड फेज, गैसियस फेज, उनकी इक्विलिब्रियम कंडीशन में कैसे डायग्राम होते हैं, पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम, डिफरेंट डायग्राम, और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ प्रोसेसेस देखेंगे। उसमें कॉन्सेप्ट आता है ड्राइनेस फ्रिक्शन का कि कितना स्टीम है, कितना वाटर है ना, कितनी स्टीम बन गई मतलब ड्राई हो गई, तो कितनी ड्राई हो गई उसका कॉन्सेप्ट आता है। और स्टीम टेबल और मोरिया डायग्राम से आपको बताएंगे कि ये कुछ टेबल्स हैं जो रेडीमेड अवेलेबल है अपने पास, जिनकी हेल्प से हम कुछ प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ इनपुट देंगे, ये टेबल या फिर ये डायग्राम यूज करके हम कुछ आउटपुट ले सकते हैं, तो इनके बारे में देखेंगे। और फिर उसके बाद एक टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस एंड गैस मिक्सचर। कुछ गैस की, जनरली हम गैस को देखते हैं, गैस मिक्सचर उसी टाइप का ही है, मतलब एक तरीके की एक कॉम्बिनेशन गैस है, बाकी सब चीज़ें सेम है। ये गैस में जैसे हम एयर को भी गैस मान सकते हैं, है ना। और इनकी इक्वेशन ऑफ स्टेट ये आपने 8-9 से पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। आइडियल गैस, एवोगाड्रो लॉज, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, स्पेसिफिक हीट, एंट्रोपी चेंज, आइडियल गैस। आइडियल गैस देखेंगे कि किसको हम आइडियल गैस बोलते हैं, रियल गैस, आइडियल गैस, तो किसको आइडियल गैस बोलते हैं, और परफेक्ट गैस किसे बोलते हैं वो भी देखेंगे। इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड प्रॉपर्टीज होते हैं मिक्सचर हो, अगर मिक्सचर है तब वो इक्वेशन जो हम यूज कर रहे हैं उसमें क्या चेंजेस आएगा। उसके बाद एयर स्टैंडर्ड साइकिल, जो हमारी मोटर अभी हम यूज कर रहे हैं, बाइक या फिर गाड़ी, उसमें जो यूज होते हैं, कार्नोट, एरिक्सन, स्टेलिंग, ऑटो, डीजल, ड्यूअल और ब्रेटन, ये साइकिल्स हैं। ये बताते हैं कि एक्चुअल में जो हम बाइक यूज कर रहे हैं, गाड़ी यूज कर रहे हैं, उसमें कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, कौन से प्रोसेस में क्या होता है ना। और उसको और एफिशिएंट बनाने के लिए हम कहाँ चेंज कर सकते हैं। ये साइकिल होता है, उसको देख के हमें आइडिया लग जाएगा, मान लो 4 प्रोसेस हैं, तो इसमें ये प्रोसेस हमें पता चलेगा कि इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ये इसका फायदा होता है। तो ये प्रोसेस इम्प्रूव करके हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ सकती है। एक तरीके से मैं 1 लीटर में अभी 60 किलोमीटर गाड़ी चला रहा हूँ, तो 1 लीटर में हो सकता है मैं 70 किलोमीटर चला सकूँ। कैसे, तो मुझे यहाँ से दिख रहा है कि कोई एक प्रोसेस है उसको मॉडिफाई करके, तो ये इसका फायदा होता है। और देन लास्ट में हम देखेंगे आइडियल वेपर साइकिल्स।
वेपर, जैसे कि स्टीम बन जाती है पानी गर्म करके, तो उसकी भी साइकिल है, उनसे भी कुछ चलती हैं इक्विपमेंट्स हमारे, जैसे रेफ्रिजरेशन है ना, या फिर सिंपल साइकिल, सिंपल रैंकिन साइकिल टर्बाइन्स में जो यूज़ होता है, और उसके कुछ मॉडिफाइड वर्जन लाइक उसको रीहीट वाला प्रिंसिपल उसमें यूज़ करेंगे, रीजनरेशन का प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, और लास्ट में एक आता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो टर्बाइन्स में, कंप्रेसर में, रेफ्रिजरेशन में इन प्रिंसिपल्स को यूज करेंगे, जबकि वो आइडियल गैस ना होकर क्या है वहाँ पे वेपर है, वेपर यानी कि स्टीम है वहाँ पे। तो उस स्टीम में उन आइडियल गैस के प्रिंसिपल जो पड़े उनको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या चेंजेस होगा ये देखेंगे। तो ये मेरी तरफ से ब्रॉड कैटेगरी है कि जिसको मैं सीरीज में कवर करना चाह रहा हूँ। ये दोनों बोर्ड पे अगर आप देखें तो ये ब्रॉड कैटेगरी है जिसको मैं कवर करना चाह रहा हूँ। सॉरी। इसके अलावा अगर किसी को कोई टॉपिक इसमें ऐड करवाना चाह रहा है कि हाँ वो टॉपिक डिस्कस किया जाए थर्मोडायनेमिक्स, तो मैं उसको ऐड करने की कोशिश करूँगा। आपके सजेशन आएंगे तो मैं उसको डेफिनेटली समझने का कोशिश करूँगा और उसको ऐड करने की कोशिश करूँगा। तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे, और इन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के बाद इन पे कुछ एक क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे, कुछ एक प्रैक्टिकल सिचुएशन सोल्व करेंगे। बट इसमें मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि सीरीज फिर बहुत लंबी हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। उसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि एक सेपरेट से सेक्शन रखेंगे ट्यूटोरियल का, जिसमें कि जैसे जैसे चैप्टर कवर होता जाएगा तो जितने मैक्सिमम पॉसिबल मैं कर पाऊंगा उतने मैक्सिमम पॉसिबल सोल्व करके कुछ क्वेश्चंस बता सकेगी एग्जाम में एक्चुअली, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यानी आपको कॉन्सेप्ट समझने के बाद क्वेश्चन सोल्व करने हैं, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, तो वहाँ आप कैसे अप्लाई कर सको उसको एक सेपरेट वो देने की कोशिश करेंगे कि उसको ट्यूटोरियल नाम से बनाए, जिसमें अलग अलग तरीके के कुछ क्वेश्चन सोल्व कर दे, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि हाँ इन प्रिंसिपल्स को आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो ये मेरा सोचना है अभी तक का। बाकी देखते हैं कि कैसी प्रोग्रेस होती है, किधर जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।